हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंफर्मिटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कंफर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस तीनों का कंसेप्ट, तीनों का मीनिंग विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। इसलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है इन तीनों को डिटेल में समझने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम ग्रुप में कंफर्म करते हैं। देखो, शेरिफ और ऐश ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि किस तरह से जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम कंफर्म करते हैं, अपने ओपिनियन, अपने बिहेवियर को हम चेंज कर देते हैं एज पर ग्रुप नॉर्म्स। जो मेजोरिटी चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो ये मैं आज आपको दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी भी एक्सप्लेन करूंगी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर, क्योंकि कंफर्मिटी से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैं आज के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर देखना, ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पहला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती हूँ जो दिया है शेरिफ ने। देखो, शेरिफ ने जो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक डार्क रूम में कंडक्ट किया था। डार्क रूम में इन्होंने एक पॉइंट दिखाया था लाइट का, और पार्टिसिपेंट से पूछा था कि बताओ ये पॉइंट कितना मूव कर रहा है। शेरिफ शोड अ पॉइंट ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी एक ग्रुप के मेंबर्स डार्क रूम में उन्होंने बिठाए और उनसे पूछा कि बताओ ये जो लाइट का पॉइंट है ये कितना मूव कर रहा है। एस्टिमेट द डिस्टेंस थ्रू विच पॉइंट हैड मूव। आप लोगों को एस्टिमेट करना है इसके डिस्टेंस का, यानी ये जो लाइट का पॉइंट है ये आपको एस्टिमेट करके बताना है कि कितना अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव कर रहा है। मोर पार्टिसिपेंट्स गेव आंसर सिमिलर टू द ग्रुप एवरेज। देखो, जब उनसे इंडिविजुअल लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया तो सबके आंसर्स एक दूसरे से वेरी कर रहे थे, लेकिन जब उनको ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया तो उन सबके आंसर सिमिलर थे, यानी ग्रुप की एवरेज के अकॉर्डिंग उन सबके आंसर्स थे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल 4 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने उस डार्क रूम में बिठाए, A, B, C, D। जब A से पूछा तो A का आंसर था 2 सेंटीमीटर मूवमेंट हो रही है, ये जो पॉइंट है ये अपने ओरिजिनल प्लेस से 2 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। जब B से पूछा तो उसने कहा 3 सेंटीमीटर, C से पूछा तो उसने कहा 2.5 सेंटीमीटर, और D से पूछा तो उसका आंसर था 3 सेंटीमीटर। देखो, ये जो आंसर दिए हैं ये इंडिविजुअल लेवल पर दिए हैं, यानी हर पार्टिसिपेंट से जब उन्होंने अलग अलग पूछा तो सबके आंसर एक दूसरे से वेरी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यही क्वेश्चन ग्रुप में पूछा तब देखो उनके आंसर्स कैसे एक दूसरे से मैच हो रहे थे। जब उन्होंने ग्रुप में पूछा तो A ने कहा 2 सेंटीमीटर, तो देखो जब A ने 2 सेंटीमीटर बोला और जब B से पूछा गया तो उसने सोचा कि मैंने जो 3 सेंटीमीटर बताए हैं तो हो सकता है मेरा एस्टिमेशन गलत हो, यानी मैंने गलत चेक किया है, इसकी मूवमेंट 2 ही सेंटीमीटर होगी। तो उसने A को कंफर्म कर दिया, तो उसने भी बोला 2 सेंटीमीटर। इसके बाद जब उन्होंने C से पूछा तो C ने सोचा कि मैंने तो 2.5 सेंटीमीटर बोले हैं, लेकिन ये मेरा गलत एस्टिमेट है, मैंने सही से ऑब्जर्व नहीं किया। जब इन दोनों के आंसर 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर ही मूव कर रहा है, तो उसने भी 2 सेंटीमीटर ही रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद जब D से पूछा तो D ने सोचा कि जब इन तीनों ने 2 सेंटीमीटर बोला है तो डेफिनेटली मेरे ऑब्जर्वेशन में ही मिस्टेक है, यानी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने एस्टिमेट किया है वो गलत है। उसका पर्सनल एस्टिमेशन क्या था? 3 सेंटीमीटर, लेकिन इन तीनों को कंफर्म करते हुए उसका भी आंसर था 2 सेंटीमीटर। तो देखो, ग्रुप में इन सबने जो आंसर दिए वो थे 2 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया कि इंडिविजुअली तो आंसर वेरी करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में बात करते हैं
तो हम ग्रुप में कंफर्म कर देते हैं, हम ग्रुप मेंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं और अपने डिसीजन को भी हम चेंज कर देते हैं। जो आंसर हम पहले दे रहे थे वो हमने चेंज करके 3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दिया। जो 2.5 सेंटीमीटर कह रहे थे वो भी 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप को कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन देखो इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी कि एक्चुअल में ये जो पॉइंट था ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। यानी इस पॉइंट को ऐसे दिखाया गया था, इस तरह से पिक्चराइज किया गया था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको लग तो ये रहा था कि इसमें मूवमेंट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पॉइंट था ये बिल्कुल स्टैटिक था, ये बिल्कुल फिक्स था, इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट था ही नहीं। दूसरा देखो, जो एक्सपेरिमेंटर ने क्वेश्चन किया था पार्टिसिपेंट्स से, वो क्वेश्चन ही इस तरह से किया गया था कि उनका किसी का ध्यान ही नहीं गया इस पॉइंट पर तो कि ये पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उनका क्वेश्चन क्या था कि आप ये बताओ कि ये पॉइंट अपने ओरिजिनल डिस्टेंस से कितना मूव कर रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये जो लाइट का पॉइंट है ये मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात थी ये यही थी, इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट पॉइंट ऑफ लाइट एक्चुअली डिड नॉट मूव एट ऑल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटर ने अपने पार्टिसिपेंट से इस तरह का क्वेश्चन किया कि बताओ कितने डिस्टेंस में इसकी मूवमेंट हो रही है, ये अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना मूव कर रहा है, तो किसी भी पार्टिसिपेंट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो लाइट का पॉइंट है ये फिक्स तो नहीं है, ये मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। जो एक्सपेरिमेंटर का क्वेश्चन था वो बिल्कुल इस तरह से घुमा के पूछा गया था, फिर भी उन लोगों ने कंफर्म कर दिया ग्रुप के साथ। तो यही होता है कंफर्मिटी में कि हम अपने ओपिनियन को इवेल्युएट नहीं करते, एसेस नहीं करते, हम जो ग्रुप कंफर्म कर देता है, जो ग्रुप का ओपिनियन होता है, जो ग्रुप का डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन को मॉडिफाई कर देते हैं और अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। तो क्लियर हुआ आपको शरीफ का ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। देखो इसमें क्या है कि पार्टिसिपेंट्स को एक डार्क रूम में बिठाया जाता है और उन्हें एक लाइट का पॉइंट दिखाया जाता है। लाइट के पॉइंट दिखाने के बाद जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो पार्टिसिपेंट से पूछता है कि बताओ ये जो पॉइंट है ये अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना मूव कर रहा है। हर पार्टिसिपेंट एस्टिमेट करता है उसके मूवमेंट की, उस पॉइंट के मूवमेंट की कि वो पॉइंट कितना मूव कर रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी कि वो पॉइंट एक्चुअली में मूव ही नहीं कर रहा था, वो पॉइंट बिल्कुल फिक्स था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटर का क्वेश्चन ही ऐसा था कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना है मूवमेंट का, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबने एस्टिमेशन शुरू कर दिया, उन सबने अपने आइडियाज लगाने शुरू कर दिए, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि इस पॉइंट में कितनी मूवमेंट हो रही है और एक दूसरे के साथ उन्होंने कंफर्म करना शुरू कर दिया। ये था शरीफ का ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कि किस तरह से हम ग्रुप में कंफर्म कर देते हैं अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को हम चेंज कर देते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हमारे कुछ ओपिनियन होते हैं और जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो हमारे ओपिनियन किस तरह से एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और ग्रुप मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। तो समझ आ गया ये एक्सपेरिमेंट आपको। अब आपको बता रही हूँ एश का एक्सपेरिमेंट जो था ग्रुप प्रेशर एंड कंफर्मिटी। अब देखो जो एश ने एक्सपेरिमेंट किया था ये एक विजन टेस्ट था। विजन टेस्ट का मतलब क्या था कि आपको देख करके बताना है। उन्होंने 2 बॉक्स बनाए, एक बॉक्स में उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइन खींची और दूसरे बॉक्स में उन्होंने 3 कंपैरिजन लाइन ड्रॉ की और पार्टिसिपेंट से पूछा कि बताओ कौन सी जो कंपैरिजन लाइन है वो स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। पहले बॉक्स में आपको एक लाइन खींचनी है, ये है स्टैंडर्ड लाइन, और दूसरे बॉक्स में आपको 3 लाइनें खींचनी है।
ABC, ये 3 लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये देखो जो एश का एक्सपेरिमेंट है इसमें टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स थे, यानी जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो ग्रुप मेंबर्स थे जिन पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, वो 7 मेंबर्स थे, ABCDEFG, ये टोटल पार्टिसिपेंट्स थे। अब देखो ये जो टेस्ट था, दिस विजन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 7 पार्टिसिपेंट्स। इन 7 पार्टिसिपेंट्स में 6 पार्टिसिपेंट्स कॉन्फेडरेट्स थे। कॉन्फेडरेट्स क्या होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटर था उसके अपने एसोसिएट थे, अपने खुद के आदमी थे, यानी जो एक्सपेरिमेंटर था उसके अपने आदमी थे, उनको बोला गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको रॉन्ग आंसर देना है। और जो एक्चुअल पर्सन था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था उसे बोला जाता है ट्रू सब्जेक्ट। तो एक ही आदमी ऐसा था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाना था, वो एक सिंगल पर्सन था और वो पर्सन था एफ, यानी ABCDE और G। ये 6 पर्सन कौन थे? ये 6 पर्सन थे कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट्स का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेरिमेंटर के अपने खुद के आदमी थे, उसके खुद के एसोसिएट थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाना था 7 पार्टिसिपेंट्स में, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो था पर्सन एफ। तो देखो किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। उनसे पूछा गया विच ऑफ द कंपैरिजन लाइन वाज इक्वल टू स्टैंडर्ड लाइन। देखो ये स्टैंडर्ड लाइन है और ये कंपैरिजन लाइन है। तो देखो अगर आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से कि जो लाइन बी है वो मैच कर रही है इस स्टैंडर्ड लाइन से, क्योंकि जो लाइन ए है ये बहुत ज्यादा लंबी है और जो लाइन सी है ये छोटी है। तो ये जो स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है कंपैरिजन लाइन, वो है लाइन बी। ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, यानी आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लाइन बी मैच कर रही है। ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि लाइन बी मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। लेकिन देखो जब पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया तो जो एक्सपेरिमेंटर के खुद के आदमी थे, यानी जो कॉन्फेडरेट्स थे, उनको बोला गया था कि आपको रॉन्ग आंसर देना है, इनकरेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर जब 5 मेंबर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया, 5 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने क्या रॉन्ग आंसर दिया। The 5 participants gave wrong answer as they were instructed to do so। क्योंकि उनको ये बोला गया था कि आपको रॉन्ग आंसर देना है। जैसे देखो जब उन्होंने ए से पूछा तो ए का आंसर क्या था कि जो कंपैरिजन लाइन ए है वो स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है। फिर उन्होंने बी से पूछा, बी ने कहा कि जो कंपैरिजन लाइन सी है वो स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है। इसके बाद उन्होंने सी से पूछा, सी ने कहा जो कंपैरिजन लाइन ए है वो मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। और इसी तरह से डी और ई के भी आंसर थे कि कंपैरिजन लाइन ए मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। तो देखो जो 5 पार्टिसिपेंट थे इनके इनकरेक्ट आंसर थे। अब देखो जो ट्रू सब्जेक्ट है एफ, उसकी बारी आती है, उससे पूछा जाता है कि बताओ कौन सी कंपैरिजन लाइन स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है। तो देखो even if the true subject felt that answer were incorrect but he confirmed to the majority answer। देखो जो ट्रू सब्जेक्ट एफ है इसको ये क्लियरली विजिबल है, ये अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है कि जो लाइन बी है वही स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है, क्योंकि जो कंपैरिजन लाइन ए है वो तो स्टैंडर्ड लाइन से बहुत लंबी लाइन है, उसको ये अच्छे से दिख रहा है। उसे ये भी समझ आ रहा है कि ये जो जवाब दे रहे हैं इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इनकरेक्ट है, फिर भी वो मेजोरिटी के साथ कंफर्म कर देता है। जो मेजोरिटी आंसर है उस आंसर के साथ वो कंफर्म कर देता है, यानी उसका आंसर होता है, वो कहता है कि कंपैरिजन लाइन ए मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। देखो यहाँ एफ को अच्छे से क्लियरली विजिबल था कि जो आंसर्स दे रहे थे वो 5 पार्टिसिपेंट्स वो इनकरेक्ट आंसर थे, लेकिन फिर भी उसने मेजोरिटी आंसर के साथ कंफर्म कर दिया, यानी उसका जो आंसर था वो था कि कंपैरिजन लाइन ए मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। यहाँ पर उसने क्या किया कि ग्रुप के साथ अपनी कंफर्मिटी एक्सप्रेस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे ओपिनियन, हमारे व्यूज हमेशा यही होते हैं कि मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। जब ज्यादातर लोगों के आंसर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज सिमिलर होते हैं, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि हमारे जो आंसर है, जो हमारे एस्टिमेशन है, जो हमारे डिसीजन है, वो रोंग है। यानी हम अपने डिसीजन पर श्योर नहीं होते और हमारे करेक्ट आंसर होते हुए भी हम रोंग आंसर को रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसे हम कहते हैं मेजोरिटी कंफर्मिटी। तो यहाँ पर एफ ने क्या किया, एफ ने कंफर्मिटी दे दी मेजोरिटी के साथ। देखो जो मेजोरिटी आंसर थे कि लाइन ए मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन के साथ, तो एफ का भी यही रिस्पॉन्स था कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। और जब जी से भी पूछा गया कि बताओ कौन सी लाइन मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से, तो जी का आंसर भी था कि कंपैरिजन लाइन ए मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। तो यहाँ पर जो ट्रू सब्जेक्ट था उसने यही सोचा कि मेरा आंसर राइट है, क्योंकि सब लोग ए आंसर कर रहे हैं, जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं उनका रिस्पॉन्स ए है, इसका मतलब मेरा आंसर राइट है, क्योंकि उसका ओपिनियन क्या था कि मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पर देखो जो ट्रू सब्जेक्ट एफ था उसको करेक्ट आंसर मालूम होने के बाद भी वो इनकरेक्ट आंसर को ही रिस्पोंड करता है, क्योंकि वो मेजोरिटी को कंफर्म करता है। तो देखो there were 12 trials and it was observed that 67% subject shows conformity। ये जो ट्रायल था ये 12 टाइम्स कंडक्ट किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि 67% जो सब्जेक्ट्स थे वो मेजोरिटी के साथ जा रहे थे, यानी वो इनकरेक्ट आंसर्स दे रहे थे। तो समझ आया आपको ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है कि देखो चाहे हमारा पर्सनल आंसर करेक्ट हो, लेकिन हम हमेशा मेजोरिटी के साथ जाते हैं। हमारा ओपिनियन क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे जो बिलीफ होते हैं वो ये होते हैं कि मेजोरिटी हमेशा सही होती है। देखो आप केबीसी देखते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि केबीसी में जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका रिस्पॉन्स आपको नहीं पता होता है, तो आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है ऑडियंस पोल। तो जब आप ऑडियंस पोल लेते हैं और जो ऑडियंस का आंसर होता है वही आप चूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडियंस के आंसर्स है वो आप राइट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो आंसर मेजोरिटी ने दिए हैं। चाहे वो आंसर गलत हो, लेकिन आप हमेशा मेजोरिटी को ही चूज करेंगे। तो इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में भी जो ट्रू सब्जेक्ट एफ है उसने भी मेजोरिटी को कंफर्म किया है। उसको ट्रू आंसर पता होने के बाद भी वो मेजोरिटी के साथ जा रहा है, क्योंकि उसका ये बिलीफ है कि मेजोरिटी हमेशा राइट होती है और हम अपनी कंफर्मिटी मेजोरिटी के साथ दे देते हैं। क्लियर? तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी। देखो कंफर्मिटी में 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। वन बाय वन सारे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला पॉइंट है साइज ऑफ द ग्रुप। देखो साइज पर कंफर्मिटी डिपेंड करती है कि ग्रुप का साइज छोटा है या फिर बड़ा है। यूजुअली क्या देखा जाता है कि अगर ग्रुप का साइज स्मॉल है तो वहाँ पर जो कंफर्मिटी होती है वो ग्रेटर होती है। क्यों ग्रेटर होती है? क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन नॉन कंफर्मिस्ट है, जो डेविएंट है, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसको इजीली ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इस वजह से पर्सन कंफर्मिटी एक्सप्रेस कर देते हैं ग्रुप के साथ। सपोज आपके ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट आपके ग्रुप के किसी बात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, और अगर आप उस चीज के लिए डिफाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे और आपको डेविएंट कंसिडर कर दिया जाएगा। तो जो स्मॉल ग्रुप होते हैं उसमें जो नॉन कंफर्मिस्ट होता है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसलिए उसको फियर होता है कि कहीं ये लोग मुझे अपने ग्रुप में से निकाल ना दे, इसलिए वो कंफर्मिटी दे देता है। और जो बड़े ग्रुप होते हैं, लार्ज ग्रुप होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ जो कंफर्मिटी होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर कोई एक सिंगल मेंबर मना भी कर देता है तो वहाँ पर वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। इस वजह से स्मॉल ग्रुप हैज ग्रेटर कंफर्मिटी एज कंपेयर टू लार्ज ग्रुप। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ माइनॉरिटी।
देखो इसमें क्या होता है कि जो नॉन कंफर्मिस्ट होते हैं, जो डेविएंट होते हैं, अगर उनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो कंफर्मिटी रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर आपके ग्रुप के एक मेंबर ने मना कर दिया और उसके साथ साथ दूसरा भी मना कर रहा है, तीसरा भी मना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो नॉन कंफर्मिस्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे और कंफर्मिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही होता है कि अगर माइनॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी जो नॉन कंफर्मिस्ट है, जो डेविएंट है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो कंफर्मिटी वहाँ पर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब लोग किसी चीज को मना करना शुरू करते हैं और दूसरे लोग भी उनका साथ देते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और जब उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो वो स्ट्रांगली उस चीज का अपोज करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कंफर्मिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ नॉन कंफर्मिटी इंक्रीजेस, कंफर्मिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है नॉन कंफर्मिस्ट का, तो वहाँ पर कंफर्मिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी जब नॉन कंफर्मिस्ट डिक्रीज होते हैं तो वहाँ पर कंफर्मिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशंस। देखो पब्लिक एक्सप्रेशन में हमेशा ग्रेटर कंफर्मिटी होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे देखो सपोज आप वोटिंग कर रहे हैं, अगर आप सीक्रेट वोटिंग करते हैं तो क्या होगा कि आप लेस कंफर्मिटी एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपको जो वोटिंग करनी है वो पब्लिकली करनी है, यानी सब लोगों के सामने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मेजोरिटी को कंसीडर करेंगे, मेजोरिटी को ऑब्जर्व करेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही अपने वोट्स देंगे, यानी अपने जो ओपिनियन है उनके फेवर में देंगे। तो यही रीजन है कि जब हम अकेले होते हैं तो वहाँ पर हम लेस कंफर्मिटी एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम पब्लिक में होते हैं तो वहाँ हम पब्लिक को ऑब्जर्व करते हैं, मेजोरिटी को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ पर ग्रेटर कंफर्मिटी एक्सप्रेस की जाती है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट लेस कंफर्मिटी देन पब्लिक। देखो अगर हम वोटिंग करते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, सपोज ये जो शुरू के 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनसे जो रिस्पॉन्स लिए गए हैं ये प्राइवेटली लिए जाते, सीक्रेटली लिए जाते, तो यहाँ पर जो ट्रू सब्जेक्ट है हो सकता है वो लाइन बी को कंसिडर करता स्टैंडर्ड लाइन के साथ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन जब पब्लिकली उनके ओपिनियन पूछे गए कि बताओ ये कौन सी लाइन यहाँ मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से, तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रू सब्जेक्ट था एफ, इसने सबकी बातों को सुन लिया और सुनने के बाद ये इवेल्युएट करता है कि यहाँ पर जो मेजोरिटी कह रही है वही सही होगा। तो यही होता है कि जब हम मेजोरिटी को सुनते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं, उसे एसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ओपिनियन को भी हम चेंज कर देते हैं और वहाँ पर कंफर्मिटी ग्रेटर हो जाती है। लेकिन अगर इन 5 से सीक्रेट ओपिनियन लिए जाते तो डेफिनेटली इसका ओपिनियन राइट होता, ये कंपैरिजन लाइन बी ही बोलता कि ये स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी। देखो पर्सनालिटी में 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो वो जो बहुत इजीली अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है। जैसा सामने वाला बोल रहा है वो उसकी बात को बहुत जल्दी मान जाते हैं कि हाँ इसका जो ओपिनियन है वो सही होगा, मेरा इवेल्युएशन गलत है। तो वो सामने वाले को सही कंसीडर करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियन को, अपने व्यू को चेंज कर देता है। और दूसरे वो होते हैं जो स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं, उनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इजीली दूसरों की बातें नहीं मानते हैं, वो कभी भी ग्रुप नॉर्म्स की केयर नहीं करते, वो अपनी बात पर ही हमेशा डिटरमाइंड रहते हैं, फिक्स रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियन को वो एज पर ग्रुप मेंबर्स चेंज नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। जिस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा कंफर्मिंग है वो दूसरों के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है, और जो लोग लेस कंफर्मिंग है वो अपने एटीट्यूड पर फिक्स रहते हैं, अपने बिहेवियर को वो चेंज नहीं करते एज पर नॉर्म ऑफ ग्रुप मेंबर्स। क्लियर?
तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कंफर्मिंग पर्सनालिटी व्हेन यू हैव लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। जब आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके अंदर, तो आप बहुत जल्दी कंफर्म कर देते हैं। वेयर एज लेस कंफर्मिटी पीपल हु डोंट केयर फॉर नॉर्म्स। जो लोग नॉर्म्स की परवाह नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है और वो फुली कॉन्फिडेंट होते हैं। क्लियर? अब देखो लास्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ टास्क। नेचर ऑफ टास्क पर भी कंफर्मिटी डिपेंड करती है। अगर देखो टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो वहां पर आपकी कंफर्मिटी ग्रेटर होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आंसर क्या है, क्या रिस्पॉन्स दूं। आपको उस टास्क का ना कोई बैकग्राउंड पता है, ना आपकी कोई रीजनिंग वहां अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही आप कंफर्म कर देंगे। लेकिन अगर टास्क इजी है, आप अपने आप आंसर को इवेल्युएट कर सकते हैं, तो वहां पर आप दूसरों के साथ कंफर्म नहीं करेंगे और वहां पर लेस कंफर्मिटी कंसिडर की जाएगी। तो इसमें आप यही लिखेंगे, डिफिकल्ट टास्क हैज मोर कंफर्मिटी एंड इजी टास्क हैज लेस कंफर्मिटी। क्लियर? अब देखो कंफर्मिटी दो बेसिस पर और डिफाइन की जाती है। एक है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जब लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने ओपिनियन को चेंज कर देते हैं। वो रियलिटी को देखने के बाद भी कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ मेजोरिटी को देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वो अपनी कंफर्मिटी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वो होती है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है? एक्सेप्टिंग एविडेंस रादर देन रियलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ एविडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, रियलिटी को नहीं देखते। देखो जो इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है ये इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ एविडेंस को कंसीडर कर रहे हैं, यानी जो ट्रू सब्जेक्ट एफ है वो एविडेंस देख रहा है कि इन पांचों पार्टिसिपेंट ने आंसर दिया है ए, कि ए कंपैरिजन लाइन स्टैंडर्ड लाइन से मैच कर रही है। बल्कि जो रियलिटी है वो क्या है कि जो कंपैरिजन लाइन बी है वो मैच कर रही है स्टैंडर्ड लाइन से। तो यहाँ पर वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो एविडेंस होता है रादर देन रियलिटी। रियलिटी को वो कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ एविडेंस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी कंफर्मिटी दे देते हैं। और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है? डेविएशन में लीड टू रिजेक्शन एंड पनिशमेंट। दूसरा है डिजायर फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। देखो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि लोगों की डिजायर ये होती है कि मुझे सोशली एक्सेप्ट किया जाए, यानी मुझे अपने ग्रुप में से ये लोग ना निकाले, मुझे ये लोग डेविएंट कंसिडर ना करें। इस वजह से भी वो अपनी कंफर्मिटी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको फियर होता है रिजेक्शन और पनिशमेंट का, कि अगर हम इन लोगों के अपोज में अपने रिस्पॉन्स दे देते हैं तो ये लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे या हमें किसी तरह की कोई पनिशमेंट दे देंगे। इस वजह से वो कंफर्म कर देते हैं मेजोरिटी को, ग्रुप नॉर्म्स को, ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही वो रिस्पोंड करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको फियर होता है कि कहीं वो अपने ग्रुप में से उन्हें निकाल ना दे। और वो चाहते हैं सोशल एक्सेप्टेंस, क्योंकि उनके अंदर ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है, ग्रुप मेंबर्स के साथ उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर उनके अंदर वी की फीलिंग होती है, टीम स्पिरिट की फीलिंग होती है, ग्रुप को वो छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से भी वो अपनी कंफर्मिटी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंडिविजुअल अपनी कंफर्मिटी दे देता है। ये भी एक तरह का सोशल इन्फ्लुएंस। क्लियर? तो होपफुली आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट जो शेरिफ ने दिया है और दूसरा है ग्रुप प्रेशर जो एश ने दिया है। इसके साथ साथ जो 5 डिटर्मिनेंट्स है कंफर्मिटी के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंफर्मिटी में बस इतना ही है, इसके अलावा आपको और कुछ तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 2 एक्सपेरिमेंट समझ आने चाहिए और 5 डिटर्मिनेंट। इसके अलावा आपको कंफर्मिटी में और कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
होपफुली पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लायंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। कंप्लायंस के साथ साथ मैं ओबीडियंस भी लूंगी। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। कोई भी लेक्चर आप मिस मत करना, क्योंकि देखो ये एक चेन बनी हुई है, एक लेक्चर पर दूसरा लेक्चर डिपेंड है। अगर आप बीच में एक भी स्किप कर जाएंगे तो ये चेन टूट जाएगी और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। देखो एक काम जरूर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास लिंक जरूर शेयर कर देना। देखो हमें सबका भला करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आपके स्कूल बंद है, बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए जिन बच्चों के पास मेरे मैसेजेस नहीं है, मेरा लिंक नहीं है, उनके पास अपना लिंक शेयर जरूर कर देना, ताकि हर बच्चे का भला हो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज रेडी टू असिस्ट यू। आप फ्रीली कमेंट करा करो कमेंट बॉक्स में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप इजीली लिखा करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प। क्लियर? ओके, थैंक यू।